पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय मुसीबत में घिर गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की जो आपदा प्रबंधन की मीटिंग थी उसमें वो देरी से गए और बिना इजाजत के उस मीटिंग को छोड़कर चले गए, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उनको ये नोटिस दिया गया था केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से कि आप इस मीटिंग को क्यों छोड़ के गए, जबकि पीएम उसका पूरा जायजा लेने क्षेत्र का गए थे और आपको मीटिंग में रहना था, क्योंकि मीटिंग में रहकर चक्रवात से हुए नुकसान को आपको बताना था विस्तार से और उस पर एक रिपोर्ट देनी थी। लेकिन आप प्रधानमंत्री की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए, जो आपदा प्रबंधन के लिए एक मीटिंग महत्वपूर्ण भी थी। उसके तहत ही एक नौकरशाह को एक कानून है कि अगर प्रधानमंत्री या सीएम उन दोनों में से कोई एक बड़ा है, जैसे कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, तो आप वहां वो उपस्थित हैं तो उनकी अनुमति के बगैर नहीं जा सकते। और जवाब मांगा था इनसे नोटिस देकर के, तो अल्पन बंदोपाध्याय ने हालांकि जो डेडलाइन थी उसको क्रॉस किया और उसके बाद जवाब दिया और जवाब में लिखा कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने के बाद ही वहां से मीटिंग छोड़कर गया। यानी उन्होंने कहा तो छोड़ के गया। और उन्होंने कहा कि मैं आपदा के लिए जो चक्रवात में तूफान में नुकसान हुआ था उसका दौरा करने हमें जाना था सीएम के साथ, इसलिए हम सीएम के कहने में गए। अब सवाल यह उठता है कि एक आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव के तौर पर नौकरी पे है, वो यूं तो रहा है मुख्य सचिव सीएम का, लेकिन उनको क्या यह समझ नहीं है कि सीएम बड़ा होता है कि पीएम बड़ा होता है? इस पे तो दो राय नहीं है कि एक आईएएस अधिकारी बुद्धिमान होता है और उसको नियम कायदे कानून सबसे ज्यादा पता होता है। तो उनको पता है कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, तो प्रधानमंत्री अगर कहीं हैं और वो नौकरी बेशक राज्य में कर रहे हों, लेकिन नियम कायदे कानून और जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके अधीन वो नौकरी करते हैं, तो मंत्रालय के कहने मानना पड़ता है। केंद्र के अधीन होकर केंद्र की गाइडलाइन को पालन करना होता है। ये उनको अच्छे से पता था, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री की अवमानना करके, उनका अपमान करके उस मीटिंग को छोड़कर गए। अब यूं तो इन्होंने वो बयान दिया है, लेकिन इसी बीच एक और उन्होंने गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि जब 3 महीने का एक्सटेंशन उनको दिया गया था, 3 महीने के एक्सटेंशन के बाद उनका टाइम 3 महीने बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस एक्सटेंशन को आगे नहीं ले रहा हूं और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो रिटायरमेंट ले रहे हो, इसकी पूर्व सूचना आपको देनी थी, लेकिन उस सूचना के पहले ही आपने नई पोस्ट ज्वाइन कर ली और वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के तौर पर। इसको सीधा सीधा ये माना जाए कि आप केंद्र को तो कुछ मान ही नहीं रहे, जिसके तहत आपने नौकरी की, अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण इस नौकरी को दिया, सारी ऐशो आराम और सारी सुविधाएं ली, भारत के टैक्स पेयर के पैसे से आपने सैलरी और ऐशो आराम लिया। क्या उसके बदले आप अपनी मर्जी चला सकते हैं? इस देश में कोई कायदा कानून नियम है कि नहीं है? और आपदा के टाइम में ये फाउंडेशन है नौकरी पेशा लोगों के लिए, उसमें चाहे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों को हम देख रहे हैं, सफाई कर्मचारियों में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार उनको इस महामारी के टाइम में जिनको रिटायरमेंट लेना था, उन किसी को रिटायर नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी आवश्यकता है, नौकरी में उनकी जरूरत है। ऐसे में एक आईएएस रैंक का व्यक्ति वो कैसे ऐसा कर सकता है कि जब मुसीबत में राज्य हो, ऐसे समय में जब पूरे देश में महामारी फैली हुई हो, तूफान के कारण भी लाखों लोग बेघर हो गए हों, ऐसे में वो मर्जी से बैठ जाएगा बिना किसी कारण? मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, कारण समझ में आता है, उसके बाद भी उस नौकरी पेशा लोगों को जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उनको भी वो पत्र लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट लगानी पड़ती है कि साहब हमको 5 साल से बीमारी चल रही है, हम चलने फिरने में असमर्थ हैं, फला फला फला, और ये डॉक्टर की गाइडलाइन है, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, और इसलिए हम अपना रिटायरमेंट स्वेच्छा से ले रहे हैं। उसके बाद ये मैनेजमेंट तय करता है कि वो उनको निवृत्ति दी जाए सेवा से या नहीं। मेडिकल बोर्ड बैठता है बाकायदा इसके लिए, और एक पूरा प्रोसेस है। तो ये जो अल्पन बंदोपाध्याय है, क्या इनको ये प्रोसेस नहीं पता? अच्छे से पता है, और ये बीमार तो थे नहीं, क्योंकि अगली नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो छोड़ने का कारण समझ में आ रहा है कि इनको आगे अपना राजनीतिक कैरियर साधना है,
तो ठीक है, आप राजनीति करो, स्वेच्छा से करो। बहुत सारे आईएएस हैं जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, कई बार तो नौकरी अभी बची हुई है उसके पहले ले लेते हैं वीआरएस। उत्तर प्रदेश में एक आईएएस ने लिया कि उन्होंने नौकरी अभी बची हुई है लेकिन उसके पहले ही एप्लीकेशन लगाई कि मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पहले ही लेना चाहता हूं, वीआरएस बोलते हैं, वो ले ली उन्होंने। तो एप्लीकेशन जाएगी, मैनेजमेंट देखता है कि ठीक है भाई, इनकी जगह किसी और का अरेंजमेंट कर देते हैं, उसके बाद उनको निवृत्ति मिल जाती है। ये कायदा है। अब तो ले लो, फिर उसके बाद राजनीति ज्वाइन करो, कोई अपना व्यापार करो, कौन रोकता है। लेकिन आप अपनी मर्जी से सब कुछ करोगे और एक मुख्यमंत्री, एक राजनीतिक दल की मुखिया के कहने से सब कुछ करोगे, ये कैसे चलेगा। आप प्रधानमंत्री का कहना मत मानो, लेकिन यह नहीं चलेगा कि आप प्रधानमंत्री की अवमानना करो। आपने कहना कोई नहीं मानना, नौकरी छोड़ दो, अब उसके बाद आप कुछ भी नहीं मानो, राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिया है, अब इसकी तो सजा मिलेगी। जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया है, अल्पन बंदोपाध्याय ने कह दिया जी मैं रिटायर हो गया हूं, मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो घटना है प्रधानमंत्री की मीटिंग को छोड़कर जाना, ये उनके रिटायरमेंट से पहले की है। और रिटायरमेंट के पहले की घटना अगर है, चाहे वो 1 घंटे पहले की भी है, चाहे 5 मिनट पहले की भी है, 5 बजे शाम को अगर कोई रिटायर होना है, ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति को 5 मिनट पहले रिटायर होना है, उसके कुछ मिनटों पहले उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, किसी केस में उसकी पड़ताल थी, रंगे हाथों पकड़ा गया, तो सारे बेनिफिट्स उसके रोक दिए जाते हैं, सीज कर दिए जाते हैं, सजा मिलती है। और इनके साथ तो ये नौकरी में रहते हुए किया है इन लोगों ने। भाई आप कि सीएम है, वो सीएम आपको अगर कह रही है कि आप मेरे साथ जल्दी चलें, पीएम की मीटिंग छोड़ दें, तो आप पीएम साहब के जो स्टाफ हैं उनसे आप परमिशन लेते कि साहब मुझे सीएम ने ऐसा आदेश दिया है, मेरे लिए मजबूरी है, आप मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए, तो आपको बताया जाता। और उस समय आप सीएम का कहना ना मानकर पीएम की मीटिंग में उपस्थित रहते तो ये कायदे कानून में आता, और फिर सीएम आपके खिलाफ यदि कोई एक्शन लेती तो उसमें आपको केंद्र सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलती। लेकिन आपने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया, क्योंकि आप पीएम भले ही नाराज हो जाए, सीएम नाराज ना हो, ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे। ममता बनर्जी को भी ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हारा ज्यादा खास हूं, तुम्हारा आज्ञाकारी ज्यादा हूं, प्रधानमंत्री को भी मैं बेइज्जती कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो उसका इनाम मिल गया उनको, रिटायरमेंट ली और उसी अगले ही क्षण उनको मुख्य सलाहकार की नियुक्ति मिल गई, तनख्वाह भी 3 लाख तय हो गई और सारी फैसिलिटी भी उनको मिलेंगी, राजनीति में अगले 5 साल के लिए सुरक्षित हो गया। अब ये सोच रहे हैं। तो भाई ठीक है, बहुत आपको राजनीति करने का शौक है, करिए, लेकिन अब केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। कम से कम इस महामारी एक्ट को लेकर उनको 2 साल की जेल हो सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, और जितने बेनिफिट इनको रिटायरमेंट के मिलने थे वो सीज हो सकते हैं, और वो जब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आप अगर कोर्ट में गए, ये भी आप समझ लीजिए, यदि आप कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जाएंगे जरूर, तो कोर्ट में जाएंगे, मामला अगर 10 साल भी चला कोर्ट में, जब तक न्यायालय से फैसला नहीं हो जाता कि आप दोषी हैं कि नहीं हैं, तब तक इनको 1 रुपया भी रिटायरीज के बाद का नहीं मिलेगा, अगर केंद्र चाहे तो। क्योंकि केंद्र सरकार मामले में सख्ती दिखा रही है, और उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने नोटिस का जवाब दिया है, केंद्र के सूत्रों ने कहा है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। एएनआई के हवाले से यह खबर आई है कि उन्होंने, केंद्र ने अब कार्रवाई करने के लिए मन बनाया है, तो क्योंकि उनका टाइम जो था वो खत्म हो गया है, तो अब उनके ऊपर कार्रवाई के लिए काम किया जाएगा। तो देखते हैं अब अगला काम क्या होने वाला है केंद्र की तरफ से, लेकिन इतना तय है कि इनको जेल भी हो सकती है। तो जो ये सपना सोच रहे हैं कि मैं मुख्य सचिव होकर पूरा एक पावरफुल व्यक्ति रहूंगा राज्य में, और ममता बनर्जी का खास सिपह सलाहकार बनकर मैं रहूंगा, हालांकि इनको देखना चाहिए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, और रेप हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ऐसे मामले में अगर ये इस तरह से राज्य के साथ मिलेंगे तो एक इनको सलाहकार ही अगर रखा है तो मुख्यमंत्री को सलाह दें कि इस तरह की हिंसा ना होने दे मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो लोग अपना घर छोड़कर गए हैं टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी के कारण, उनका पुनर्वास किया जाए। तो अच्छे सलाहकार के तौर पर ये वहां काम करेंगे, इसकी संभावना कम है, क्योंकि टीएमसी में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं
उनका व्यवहार अभी तक जो सामने आया है वो पूरे गुंडे की तरह है। प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, वो देश के राज्यपाल को गाली देते हैं प्रदेश के, और वो कोई कानून में विश्वास नहीं रखते। और जिस तरह से वो रोहिंग्या और केवल बांग्लादेशी घुसपैठी उनको तुष्ट करने में लगे हुए हैं, इससे नहीं लगता कि अल्पन बंदोपाध्याय भी वहां पीड़ित लोगों के साथ न्याय में ममता बनर्जी को कोई अच्छी राय देंगे। वंदे मातरम।